अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज़। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें हमने देखा 4 चैलेंजेस है: लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनास्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, प्रॉब्लम ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्मड, इसी से जुड़ा है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में इतने चैलेंजेस है तो इनमें बदलाव कैसे लाया जाए। रिफॉर्म वर्सेस विलिंगनेस टू रिफॉर्म, बदलाव। क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने निज़ाम में, अपने सिस्टम में बदलाव लाना चाहती हैं? अगर बदलाव लाना चाहती हैं तो फिर बदलाव क्यों नहीं होता, और अगर नहीं लाना चाहती तो फिर बदलाव कैसे लाया जाए। एफर्ट्स एंड सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। एफर्ट्स विच आर बीइंग टेकन, ऐसे इकदाम जो अब तक उठाए गए। सजेशंस विच कैन बी टेकन, ऐसे इकदाम जो उठाए जा सकते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में बदलाव लाया जाए। पहले हम देखेंगे एफर्ट्स, यानी अब तक क्या क्या किया गया ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में बदलाव लाया जाए। फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू स्टॉप एमएलए एंड एमपी फ्रॉम डिफेक्शन, यानी हमारे आइन में तरमीम की गई, ऐसा कानून बनाया गया जिसे ऑटो डिफेक्शन लॉ कहते हैं, ताकि हमारे जो एमएलए या एमपी स्किप करते थे, यानी अपनी पार्टी को छोड़कर जिस पार्टी में वो जीतते थे उसे छोड़कर फिर दूसरी पार्टी में जाते थे, जो दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते थे। जैसे अगर किसी ने कांग्रेस पार्टी में जीता तो फिर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन करता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब अगर कोई मेंबर यानी कोई कैंडिडेट ऐसा करेगा, अगर वो एमएलए होगा या एमपी होगा, यानी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर पार्लियामेंट होगा, तो उससे वो मेंबरशिप यानी उसे वो ओहदा छोड़ना होगा, तो वो दूसरी पार्टी में जा सकता है। और ऐसा कानून तभी इम्प्लीमेंट होगा जब एक मेंबर पार्टी को छोड़कर जाना चाहे। और अगर पार्टी में 50 मेंबर है और 50 में से 20 या 25 मेंबर पार्टी को छोड़कर जाना चाहें, तो ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि तब ये समझा जाएगा कि ज़रूर पार्टी में ही कुछ खामी है, इसलिए इतने मेंबर्स पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं। फिर है दूसरा, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एफिडेविट टू रिड्यूस मनी एंड मसल पावर। इलेक्शन कमीशन ने ये ज़रूरी बनाया कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे तो उसे एक एफिडेविट यानी एक रिटन डॉक्यूमेंट देना होगा, अपने क्वालिफिकेशन के इंफॉर्मेशन, अपने प्रॉपर्टी और अपने उसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस हैं या कितने क्रिमिनल केसेस थे, तो उनके बारे में पूरी मालूमात रिटन इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। और फिर उन एफिडेविट की कितनी छानबीन होती है, कितनी तहकीकात होती है उन पर, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कानून बनाया गया कि उन्हें एफिडेविट देना होगा इलेक्शन जीतने से पहले भी, फिर इलेक्शन वो जीतें या हारें उसके बाद भी उन्हें ये एफिडेविट देना होता है। फिर है थर्ड है इलेक्शन कमीशन पासड एन ऑर्डर मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज to hold their organizational elections and file their income tax returns। जैसा कि हमने पहले चैलेंज में पढ़ा कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा कि जो टॉप पोजीशंस होती हैं वो एक या कुछ मेंबर्स के पास रहती हैं और दूसरे या डायनास्टिक सक्सेशन पर लोगों को दी जाती है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कानून बनाया गया कि अब पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको इलेक्शन करना होगा बाज़ाब्ता, ताकि जो टॉप पोजीशंस है किस किस मेंबर को दी जाए। तो फिर दूसरा इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अमीर लोगों की तरफ से, कंपनीज़ की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ंड फराहम किए जाते हैं उनका बाज़ाब्ता हिसाब किताब रख कर फिर उनका इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को देना होगा, यानी उन्हें पूरा हिसाब कितना पैसा आया उसका इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। अब ये कानून कितने लागू होते हैं तो वो दूसरी बात है, क्योंकि ये कानून लागू करना पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही काम होता है। तो ये कितने लागू होते हैं वो हम सब जानते हैं। तो अब रहे सजेशंस की बात, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।